हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गुलाबी रंग को लड़कियों से व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना डैश का उदाहरण है। अब देखिए, जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्टीरियोटाइप्स होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो कभी कभी कह दिया जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दी तो उधर नहीं जाना है। तो ये क्या है, एक पुरानी विचारधारा है, ठीक है, एक पुरानी सोच है, यानी कि स्टीरियोटाइप थॉट है ना। तो इसको क्या करना है, कम करना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। इसी तरह देखिए, हमारे समाज में या फिर हमारे परिवार में अगर आपके आसपास पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखना डैश का उदाहरण है। अब देखिए, जो हमारा समाज है, जो हमारा परिवार है, इसमें अक्सर आपको स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। जैसे कभी कभी कह दिया जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दी तो उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें अशुभ हो जाएंगी। तो ये क्या है, एक पुरानी विचारधारा, एक पुरानी सोच है, स्टीरियोटाइप सोच है ना, जो कि हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कोई भगवान जी ने ऐसा बना करके भेजा हुआ है कि बिल्ली रास्ता काट दी तो उधर मत जाना, ठीक है, अशुभ हो जाएगा। ये हमारे समाज के द्वारा बनाया गया है ना। इसी तरह जो मेल और फीमेल होते हैं, जो लड़के और लड़कियां होते हैं, उनके बीच में भी जेंडर भेदभाव किया जाता है। कह दिया जाता है कि जो लड़कियां हैं ना, ये घरों के काम के लिए बनी है, झाड़ू पोछा, किचन के काम, ठीक है, ये सारे लड़कियों के काम है। लड़कों के काम तो घर के बाहर के काम होते हैं, ऑफिस जाना, ठीक है, मार्केट से सामान लाना, ये सारे काम जो है लड़कों के होते हैं। और इंडिया में चीज़ें 90% तक देखने को भी मिलती है, हमारे फैमिली में भी, ठीक है, हमारे आस पड़ोस भी और हमारे समाज में भी। जैसे कि अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मैंने अक्सर करके यही देखा है कि जो मेरी मम्मी है, जो मेरी आंटी है, वो किचन के काम करते हैं, मेरे पापा जो है, मेरे जो अंकल हैं, वो बाहर के काम करते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीरियोटाइप्स हो रहा है, ठीक है। और ये अक्सर करके आपको अपनी फैमिली में देखने को मिलता ही होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि आप मान लीजिए 2 भाई बहन हैं, तो वहाँ पर अगर किसी को मार्केट जाना होगा तो जो पहली प्राथमिकता दी जाएगी वो आपके भाई को दी जाएगी, ठीक है। तुरंत ये कहा दिया जाता है कि अरे तुम तो लड़की, तुम रहने दो, तुम्हारा भाई जा करके ये सामान लेकर चला आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मार्केट जाने से क्यों रोका गया? क्योंकि वो स्टीरियोटाइप सोच है ना, कि लड़कियां तो मार्केट जा ही नहीं सकती, ठीक है। इसके अलावा ये चीज़ें स्कूल में भी देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता था कि जब रंगोली वगैरह डिज़ाइन करनी होती थी तो टीचर जो होते थे वो कह देते थे कि लड़कियां जो है वो रंगोली बनाएंगे, जो लड़के हैं वो डेस्क वगैरह सही मतलब ला करके रख देंगे, कोई भी फंक्शन वगैरह होता था। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, स्टीरियोटाइप हो रहा है ना, जो कि हमारे समाज, स्कूल, ठीक है, हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि 90% तक इंडिया में ये सारी चीज़ें चलती ही हैं, जो कि अभी धीरे धीरे करके जो है थोड़ी थोड़ी खत्म होती चली जा रही है ना। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन में वही पूछ रखा था कि जो गुलाबी रंग होता है, पिंक कलर होता है, इसको क्या किया जाता है, लड़कियों से रिलेट किया जाता है। कह दिया जाता है कि जो लड़कियां हैं इनको तो पिंक कलर ज़्यादा पसंद होता है ना। इस तरह जो लड़के होते हैं उनको कह दिया जाता है कि इनको तो ब्लू कलर ज़्यादा पसंद होता है। क्यों? लड़कों को पिंक कलर नहीं पसंद हो सकता या फिर लड़कियों को ब्लू कलर नहीं पसंद हो सकता, बट यहाँ पर हमारे समाज के द्वारा बना दिया गया है। तो ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप सोच है, एक पुरानी विचारधारा है ना। ऐसा कोई भगवान जी ने नहीं बना करके भेजा हुआ है कि ये काम लड़कियां करेंगी, वो काम लड़के करेंगे। ये हमारे समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। हमारी फैमिली से भी हमको यही सिखाया जाता है कि नहीं, तुम तो मतलब लड़की हो तो तुम घर के काम करोगी, ठीक है। कोई लड़का है तो घर के बाहर के काम करेगा, वही मार्केट से सामान जो है ला करके जा करके लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है कि किसका उदाहरण है ये, जेंडर स्टीरियोटाइप्स का, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जेंडर समता। देखिए, समता का मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसको जैसे नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना है। जैसे जो लड़कियाँ, इनको पहले से ही कम अपॉर्चुनिटी मिली हुई है ना, कम एज में ही लड़कियों की शादी वगैरह करा दी जाती है, ठीक है। स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, ज़्यादा अवसर नहीं दिए जाते, बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है ना। तो ऐसे में जो सरकार होती है वो क्या करती है, कई जगहों पर आरक्षण लड़कियों को प्रोवाइड करती है। फिर देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट जो है रूल लाती है लड़कियों के लिए। तो वहाँ पर क्यों सिर्फ लड़कियों के ही रूल लाते हैं? क्योंकि लड़कियों को पहले से ही अपॉर्चुनिटी जो है कम मिली हुई है ना। तो वो क्या होता है आपका जेंडर समता, जिसमें क्या होता है कि जिसको जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करना। जेंडर समानता का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, यानी दोनों को समान महत्व देना, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। यानी कि जो लड़के हैं वो भी रंगोली बना सकते हैं और जो लड़कियां वो भी डेस्क वगैरह सही कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है जेंडर सशक्तता। इसका मतलब क्या होता है, दोनों बच्चों को महत्व देना, बराबर महत्व देना, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग समझे। और यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है कि आने ही आने, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा
सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता को दर्शा पाए। बिल्कुल सही बात है। एज ए टीचर के रूप में आपको एक ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए। देखिए सांस्कृतिक वातावरण का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी बच्चा एक ही संस्कृति से आया हो, ठीक है। कुछ बच्चे की जो संस्कृति होती है वो अलग होती है, ठीक है। वहाँ पर कुछ अलग रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कुछ अलग रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। तो कुछ बच्चों के लिए वो चीज़ सही हो सकती है और कुछ बच्चों के लिए वही चीज़ जो कि दूसरे बच्चों की संस्कृति में फॉलो की जा रही है वो गलत हो सकती है। तो ऐसे में आपको क्लासरूम में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि सभी संस्कृतियों को महत्व दे, बढ़ावा दे, सभी संस्कृतियों का सम्मान करे, ठीक है। तो यहाँ पर सजेशन पूरी तरीके से सही दे रखा है। शिक्षकों की बच्चों के क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती है। ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगी। जैसे देखिए जो एक टीचर है ना, जो बच्चों से अपेक्षाएं रखता है, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कभी कभी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने टीचर से ज़्यादा जुड़ जाता है ना। जैसे जो छोटे छोटे बिल्कुल बच्चे होते हैं तो कभी कभी जो टीचर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपनी पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे बट टीचर की बात मान लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए जो टीचर, ठीक है, उनके सामने प्रदर्शित करेगा, जिस तरीके की अपेक्षाएं बच्चों से रखेगा, ठीक है, फिर बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को सीख जाएगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं, ठीक है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से सतत व समग्र मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना। बिल्कुल सही बात है। सतत व समग्र मूल्यांकन का मतलब ही यही होता है कि बच्चे का जो है निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। निरंतर मूल्यांकन का मतलब क्या होगा, जैसे कि जब आपने बच्चे को कोई चीज़ें पढ़ाई, ठीक है, उसी समय बच्चे का इवैल्यूएशन कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वो बच्चे को समझ में आई भी या फिर नहीं, बच्चा उसको कितना समझ पाया, कितना अप्लाई कर पाया। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपके साथ में जेंडर के बारे में चीज़ें डिस्कस की है ना। अब वहाँ से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो लड़के होते हैं उनके बारे में कह दिया जाता है कि लड़के नहीं रोते, रोने का काम किनका होता है, लड़कियों का होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके की विचारधारा है, तो अगर आप इसका जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर दे पाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वो चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है, यानी कि वहाँ से आपको हेल्प मिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो कैसे किया जाना चाहिए, सतत करना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए, ठीक है। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उससे रिलेटेड करके आप तुरंत ही बच्चे से क्वेश्चन कर लीजिए, है ना। और इसकी बात एनईपी भी करती है और एनसीएफ भी करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और विभिन्न तरीकों से मूल्यांकन की बात करती है, क्यों, क्योंकि देखिए जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। यानी कि हर बच्चे की जो सीखने की, तर्क करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए जो बच्चे का इवैल्यूएशन करना चाहिए वो भी अलग अलग तरीक़ों से किया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा सीख एक तरीके से नहीं रहा है तो फिर जो उसका इवैल्यूएशन है, जो उसका मूल्यांकन किया जा रहा है वो कैसे एक तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनईपी एनसीएफ वो क्या कहते हैं, बच्चों का जो मूल्यांकन है वो सतत व समग्र रूप से होना चाहिए, यानी कि संपूर्ण पक्षों में होना चाहिए, ठीक है। साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने साल के शुरू में एक बार बच्चे का इवैल्यूएशन कर लिया और अंत में कर लिया, ठीक है। तो वहाँ पर बच्चा कितना सीख पाया, कितना नहीं सीख पाया, ये चीज़ें जाकर के आपको लास्ट में पता चलेंगी, जबकि बच्चे का एक साल पूरा निकल गया रहेगा, ठीक है, और बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाने वाला रहेगा, तब उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। मूल्यांकन तभी जो है हेल्पफुल होता है जब आप निरंतर रूप से करते चलते रहते हैं, ठीक है। आपको पता चलता रहता है कि बच्चा जो चीज़ें हम बता रहे हैं बच्चे को, बच्चा वो सीख भी पा रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, अपने टीचिंग मेथड, अपने पढ़ाने के तरीके, ठीक है, उसमें चेंज ला सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप अंत में करेंगे तो आपको मतलब आप जो उस टाइम को चेंज नहीं कर सकते, है ना। सभी विद्यार्थियों को मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना। अभी मैंने आप लोग साथ में डिस्कस किया कि जो मूल्यांकन होना चाहिए वो समग्र रूप से होना चाहिए, ठीक है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, ठीक है, या फिर और भी फील्ड में जो बच्चे का इवैल्यूएशन है वो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा जो है लिखित परीक्षा में अच्छा कर जाए, कोई बच्चा मौखिक परीक्षा में अच्छे कर जाए, ठीक है, कोई बच्चा किसी और फील्ड में अच्छा कर जाए, तो ये भी गलत दे रखा है। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, ये भी पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षा का मतलब क्या होता है, वही एक ही तरीके की परीक्षा लेना, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा महत् प्रत्यास्मरण को नहीं अपितु
आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। ठीक है, आलोचनात्मक सोच का मतलब क्या, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें कि जो बच्चा है वो अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बढ़ावा देता है, इसके बारे में पूछ रखा है। टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था, तो यहाँ पर बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बता पाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो महात्मा गांधी हैं उनका जन्म कब हुआ था, तो इसमें आप सिर्फ एक ही आंसर बता पाएंगे। क्या इसमें कोई और आंसर आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो क्रिटिकल नहीं होती है। ठीक है, बच्चा किसी एक ही पॉइंट पे आकर के अटक जाता है। भारत में कितने राज्य, तो इसमें बच्चा एक ही आंसर बता पाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका भी एक ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन एक ही मतलब डायरेक्शन में बच्चे सोच पाएंगे, यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर रहा है। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं। देखिए, जब भी विभिन्न तरीकों की बात की जाए तो वही ऑप्शन क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाएगा, कई पक्षों में सोच पाएगा। जैसे कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसको चुनौती कैसे दिया जा सकता है। इस पर अगर आप बच्चों को थिंकिंग करने के लिए कहिए तो बच्चा जो है अपने आसपास जो चीज़ें देखेगा, ठीक है, फिर उसको क्लासरूम में प्रेजेंट करेगा, फिर उसको जो है मतलब कैसे चेंज ला सकता है उसमें, उसके बारे में बच्चा थिंकिंग करेगा, सोचेगा, अनेक पक्षों पे सोचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आलोचनात्मक सोच की जब भी बात हो तो आपको उस ऑप्शन की तरफ जाना है जहाँ पर विभिन्न तरीके से सोचने की बात की गई हो। क्वेश्चन क्या दे रखा है, खिलौने, पहनावे की वस्तु, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आप लोग साथ में जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिए जो खिलौने होते हैं, जो पहनावे की वस्तुएं होती हैं, जो घरेलू सामग्रियाँ होती हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपको जेंडर स्टीरियोटाइप तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि जो खिलौने होते हैं, अक्सर करके क्या किया जाता है, मान लीजिए आपके घर में कोई दो बच्चे हैं जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की है, तो जो लड़की होगी उसके लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्डे या फिर गुड़िया लाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है हमारे समाज में कि जो लड़कियां हैं गुड्डे और गुड़ियों से खेलती हैं। ठीक है, लड़के थोड़ी ना गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं। इसके अलावा जो लड़का है अगर, तो उसके लिए कार लाई जाएगी, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह लाए जाते हैं, क्योंकि लड़के इन्हीं चीज़ों से खेलते हैं, इन्हीं चीज़ों के लिए बने होते हैं, है ना, ये कहा जाता है हमारे समाज में। और अक्सर करके पेरेंट्स भी ऐसा करते ही हैं कि लड़की है तो उसके लिए डॉल वगैरह लाते हैं, है ना, क्योंकि लड़कियां इन्हीं सब चीज़ों से खेलती हैं। तो जो बच्चा होता है उसको शुरू से ही इस तरीके से ट्रेंड किया जाता है ना, शुरू से उसके साथ में जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पहनावे की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे जो लड़की है तो उसके लिए फ्रॉक वगैरह लाएंगे, ठीक है, बड़ी लड़की है तो उसके लिए कहा जाता है कि साड़ी पहनेंगी या फिर सूट पहनेंगी, जो लड़का है उसके लिए शर्ट पैंट डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें भी होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। इसके अलावा देखिए जो घरेलू सामग्री है तो इसमें तो किया ही जाता है ना, 90% घरों में यही देखने को मिलता है कि जो किचन है उसमें ज़्यादातर लड़कियां ही काम करती हैं, लड़के काम करने को देखने को नहीं मिलते। वो तो मतलब घर के सब्जी वगैरह लाने का काम उनका होता है ना, ये अक्सर करके देखने को मिलता है। और ये हमारे समाज के द्वारा भी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें फॉलो की जाती हैं, है ना। और व्यवसाय में भी क्या आता है कि जो लड़कियां हैं ये जो है डॉक्टर वगैरह बन सकती हैं, लड़कियां थोड़ी ना इंजीनियर बन सकती हैं, लड़कियां थोड़ी ना पुलिस में जा सकती हैं, है ना, ये कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे समाज में जो चीज़ें बनी हैं, है ना, जो निर्धारित किया गया है पहले की, वही विचारधाराएं अभी तक चली आ रही हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसी तरीके की चली आ रही है, बट शुरू से बचपन से ही बच्चों को उस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। ठीक है, उस तरीके की परवरिश ही दी जाती है जिस वजह से जो जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती, है ना। हाँ, इसमें बदलाव धीरे धीरे करके होते चले जा रहे हैं और ये बहुत पहले से चली आ रही हैं, तो इसको ख़त्म होने में भी धीरे धीरे टाइम लगेगा, है ना। रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना है। देखिए जो रंग होते हैं उनको भी किसी लिंग के साथ में रिलेट कर दिया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि जो पिंक कलर है, जो गुलाबी कलर है, लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है, ब्लू कलर लड़कों को ज़्यादा पसंद आता है ना, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो ये सारी चीज़ किसको प्रदर्शित करती हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेंडर प्रासंगिकता की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, जेंडर सिद्धांत की भी नहीं, विकसित जेंडर पहचान नहीं, इसकी भी बात नहीं हो रही है। ये भगवान के द्वारा कोई निर्धारित नहीं किया गया कि ये काम लड़के करेंगे, ये पहनावा लड़कियों का, ये इस खेल से जो लड़के खेलेंगे, ये हमारे समाज की द्वारा बनाया गया है, हमारे फैमिली के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। बिल्कुल सही बात है, एज अ टीचर के रूप में आपको सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है, क्योंकि हर बच्चे की जो संस्कृति है उसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं।
वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। देखिए ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। जब आप बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इससे बच्चे के जो ऊपर है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे को लगता है कि यार हम कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, वो तो मेरे से ज़्यादा नंबर ला रहा है, ठीक है, उसके साथ में मेरा कंपेरिजन किया जा रहा है, तो इससे फिर बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। वह विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चे को बढ़ावा दे। देखिए ये भी एक तरीके से बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके जो है स्कूल में कोई बच्चा है जो कि एक संस्कृति से बिलोंग करता है और कोई बच्चा है जो कि दूसरी संस्कृति से रह रहा है, तो आप किसी एक ही संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, उसी की संस्कृति को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, तो उसको जो बच्चा है उसको लगेगा कि यार मेरी संस्कृति तो बेकार है, ठीक है, मतलब मेरी संस्कृति में जो रूल रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं उसको तो टीचर महत्व ही नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पर जो बच्चा है इसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वो फिर क्लास में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, सीखना ही नहीं चाहेगा चीज़ों को, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं जिस संस्कृति से बिलोंग करता हूँ वो वहाँ पर चीज़ें सही हैं ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से जो टीचर है अगर वो बच्चों के साथ में, ठीक है, इस तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करता है तो फिर बच्चे चीज़ों को सीखना नहीं चाहते हैं, स्कूल ही नहीं आना चाहते हैं, ठीक है, और उनका जो एक तरीके से इंटरेस्ट होता है वो भी फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। देखिए विविधता की अनदेखी नहीं करनी है बल्कि इसको महत्व देना है, इसका सम्मान करना है, ठीक है। अब जो हमारा इंडिया है वहाँ पे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग पाए जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या एक संसाधन है, क्योंकि हमें तमाम चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है, अलग अलग संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है, अलग अलग लैंग्वेज सीखने को मिलती है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना, इसका हम सम्मान भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसकी अनदेखी नहीं करनी है, इसका सम्मान करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। देखिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया वो किसकी वकालत करता है, समावेशी शिक्षण की वकालत करता है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करता है। वो क्या कहता है कि देखिए जो समावेशी शिक्षा वो यही कहती है कि सभी को समान शिक्षा प्रदान की जाए, चाहे बच्चा डिसेबल हो, यानी कि मान लीजिए शारीरिक रूप से दिव्यांग है, या फिर बच्चे को देखने में दिक्कत है, ठीक है, या फिर बच्चे को सुनने में दिक्कत है, या फिर बच्चा गिफ्टेड चाइल्ड है, सामान्य बच्चा है, तो सभी को एक साथ ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और कैसे एजुकेशन दी जाए, यहाँ पर एज पर नीड एजुकेशन दी जाए, यानी कि जिसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें भी प्रोवाइड की जाए। जैसे कि मान लीजिए जो दृष्टिबाधित वाला छात्र है तो इसके लिए जो ब्रेल लिपि आती है, जैसे कि ईवीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसकी खोज लुईस ब्रेल ने की थी, है ना। तो ये जो दृष्टिबाधित छात्र तो उनको सीखने में बहुत हेल्प करती है ना, क्योंकि बच्चा इसको स्पर्श करके चीज़ों के बारे में जान पाता है कि क्या लिखा है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी क्लासरूम में एक श्रवण बाधित छात्र है जिसको सुनने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसके सामने जो चित्र वाली चीज़ें होती हैं वो प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर सांकेतिक भाषा का यूज कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को चीज़ें समझने में हेल्प मिले। तो पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अगर आप बच्चे को उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड कर दे तो हर एक बच्चा सीख सकता है, ठीक है, उसके अंदर सीखने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। ये बात आपकी आरटीई भी कहती है और एनईपी भी कहती है, एनसीएफ भी कहती है, ठीक है। और ये किसकी वकालत करते हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि ये सभी प्रकार के बच्चों को अपने अंदर समाहित, ठीक है, यानी कि सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकीकृत शिक्षा यहाँ पर नहीं होगा, पृथककरण की तो बात ही नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए वही वाला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर पूछा गया था उसी से रिलेटेड का ये क्वेश्चन यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाएंगे। डैश यह विचारधारा कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो इसकी वकालत कौन करता है, समावेशी शिक्षा। इसके बारे में बात कौन करती है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। जब भी समान शिक्षा पाने की बात हो, ठीक है, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, समावेशी शिक्षा का, ठीक है। इसका नाम ही है समावेशी शिक्षा, यानी सभी प्रकार के बच्चों को अपने अंदर इंक्लूड करना, सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। बहुल सांस्कृतिक शिक्षा नहीं, इसकी बात नहीं होती है यहाँ पर। मुख्य धारा शिक्षा भी, ठीक है, विशेष शिक्षा नहीं, समावेशी शिक्षा आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा है अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या का, अन्वेषण एवं पारस प्रक्रिया। तो ये क्या होती है, अधिगम की मुख्य प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, सार्थक अधिगम घटित होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी जो बच्चे होते हैं उनको प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है। जैसे कि मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं जिनको ये प्रोजेक्ट कार्य मिला था, तो फिर वो मेरे घर पे आए थे कि दीदी मतलब क्या प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें। तो यहाँ पर मैंने उनको बताया था कि नहीं वोल्केनो वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट उनको दिखाए थे, तो उनको वोल्केनो ही अच्छा लगा था। तो उसके बारे में उन्होंने मुझसे प्रॉपर पूछा था कि किस तरीके से डिज़ाइन करना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो मैंने उनको पूरा अच्छे तरीके से बताया था। तो वहाँ पर 2-3 बच्चे थे जो कि आपस में मतलब क्या कर रहे थे कि अच्छा मैं ये ला दूंगा, मतलब मैं इस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर दूंगा, तुम ये कर लेना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी थिंकिंग डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, ठीक है।
क्योंकि वो किसी चीज़ के बारे में खुद अन्वेषण कर रहे हैं, खुद खोज कर रहे हैं, एक एक चीज़ को, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, वो उनका विश्लेषण कर रहे हैं, उस चीज़ को खुद डिज़ाइन कर रहे हैं, है ना। और वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक तरीके से अपने विचारों को शेयर कर रहे हैं। तो जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो यहाँ पर बहुत ही बेहतर होती है, विकसित होती है। तो वही मैं उन लोगों को देख रही थी उस दिन, तो मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का, जो प्रोजेक्ट काट दिया जाता है। हम लोग के टाइम में तो ऐसी चीज़ें हुई नहीं, ठीक है, बट अभी जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सेकंड क्या रखा है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है, ठीक है। मेरे टाइम पे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो स्कूल था वहाँ पर कुछ टीचर ऐसे थे जो कि चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते थे। एक ही बार में समझ में आ जाता था कि नहीं क्या बता रहे हैं टीचर, प्रॉपर एनालिसिस के साथ में एग्जाम्पल देते थे, ठीक है। बट एक दो टीचर ऐसे थे जो कि क्लासरूम में एंट्री लेते ही तुरंत मतलब बुक ओपन करते थे, फिर उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वही लिखवाते थे, ठीक है। फिर कहते थे कि कल इसको पूरा मतलब सुनेंगे, हम इसको अच्छे से याद करके आना। तो फिर वहीं पर वही रटने वाली चीज़ होती थी, जिसमें कि बहुत ही मतलब गुस्सा एक तरीके से आता था, इरिटेशन होता था कि मतलब इसको रटना है, इतना बड़ा पेज लिख के दे दिए हैं, ठीक है, कैसे याद करेंगे हम लोग। फिर ये भी होता था कि क्लास कब ख़त्म हो जाए, ठीक है, कब लिखना हम बंद करें। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेता है सीखने में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद नहीं आता था इंटरेस्ट, है ना। तो ये आप लोगों के साथ में भी ये चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि हर स्कूल में कुछ ना कुछ टीचर ऐसे होते ही हैं जो कि मतलब डायरेक्ट आकर के बस लिखवाना स्टार्ट, ठीक है। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका होता है। फिर से वही रोट मेमोराइजेशन, तो इससे बच्चे की थिंकिंग विकसित नहीं होती है। जो चीज़ें आपने लिखवा दी, ठीक है, बस उसी को बार बार रिपीट किए जा रहा है, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जब बच्चे का इंटरेस्ट होता है तो बार बार उन चीज़ों को करता है, तो उसकी एक हैबिट बन जाती है, एक तरीके से प्रैक्टिस करता है। बट चीज़ों को रटना एक अलग चीज़ है, ठीक है। रटने का मतलब क्या, जो चीज़ें आपने लिख दी ब्लैक बोर्ड पे, डायरेक्ट उसी को मतलब कॉपी पेस्ट कर देना, उसी को सुना देना। मेरे क्लास में तो कुछ मतलब बहुत ही अच्छे खासे रट्टे होते थे, पूरे की पूरी एक एक लाइन वही वाली बोलते थे जो टीचर ने लिखवा दिया, ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज, एक भी लाइन गलत नहीं, पूरा का पूरा वही लाइन सुनाते भी थे, ठीक है। निर्देश एवं संचालन, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान का प्रस्तुत करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। गिफ्टेड चाइल्ड, देखिए प्रतिभाशाली बच्चा, है ना। देखिए दे रखा है गिफ्टेड चाइल्ड, यानी जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ही तेज़ी से चीज़ों का एब्जॉर्ब करता है। एक ही बार अगर उसको चीज़ें वही एक्सप्लेन कर दे टीचर, समझ में आ जाता है, ठीक है, क्या टीचर ने बताया, बच्चा उससे आगे की चीज़ें सोच लेता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से इनकी थिंकिंग जो है काम करती है। एक तरीके से अगर एक सामान्य बच्चा, अगर हम मान के चले कि किसी क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट सॉल्व करने में लग रहा है, तो एक तरीके से जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा, इनकी IQ ही 140 प्लस होती है। बहुत ही कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि क्वेश्चन को क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी से सॉल्व करते हैं, जैसे कि 10 सेकंड 5 सेकंड को सॉल्व मतलब करने में लगेगा, ठीक है। एक तरीके से अगर हम देखें तो आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा था कौटिल्य, है ना, उसको छोटा सा था, उसको नॉलेज इतनी ज़्यादा थी, तो वो क्या था, गिफ्टेड चाइल्ड था, है ना। जैसे कि अगर बात करें तो अब्दुल कलाम हो गए, तो ये भी क्या थे, एक तरीके से गिफ्टेड चाइल्ड थे, है ना। तो यहाँ पर एक किसी चीज़ को सीखने का रीज़न नहीं खोजते कि मेरे पास ये संसाधन है नहीं है, ठीक है। इनको सीखना होता है, जो करना होता है वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली का कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, यानी कि ए का फोर्थ के साथ में हम लोग चले जाएंगे। तो देखिए फोर्थ इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है अधिगम अशक्तता, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, तो इसमें क्या होता है, धारा प्रवाह, फिर पढ़ने में कमी होती है, बच्चा चीज़ों को सही से पढ़ नहीं पाता है, फिर लिख नहीं पाता। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं बी का फर्स्ट ऑप्शन किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है, बाकी के दो में मैच करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें अपना राइट ऑप्शन पता चल गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस तरीके से यही वाली मेथड जो है अपने एग्जाम में भी अप्लाई कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप सभी ऑप्शनों का एनालिसिस करने बैठेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन को समझा रही हूँ, इसलिए मैं पूरा प्रॉपर एनालिसिस करूँगी, बट एग्जाम में यही वाली अप्रोच लगाइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन नहीं सारे ऑप्शन नहीं रीड करने हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चनों में आपका राइट आंसर मिल गया, आपको अगले क्वेश्चन पर चले जाना है। सृजनात्मकता, अब देखिए क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है, जो कि मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, एक तरीके से मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। तो यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर डी का दे रखा है अवधान कमी अतिसक्रियता व्यतिक्रम, यानी ADHD की यहाँ पर
बात हो रही है। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उसमें आपका आता है ADHD। ADHD का मतलब क्या होता है, जो बच्चे का ध्यान होता है बहुत लंबे टाइम के लिए किसी चीज़ पर टिक नहीं पाता है। ठीक है, बच्चे को अगर आप 1 घंटे का कोई टास्क दे दे, कोई काम दे दे, तो बच्चा फिर उन चीज़ों को कर नहीं पाएगा। उसका मतलब जो ध्यान होता है वो 10 मिनट 5 मिनट या फिर कुछ सेकंडों के बाद में चेंज होता रहता है। बच्चा कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर इसका किस में चला जाएगा, थर्ड वाले में, आसानी से विचलित होने की आदत। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए ये जो सभी ऑप्शन दिए थे कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या विशेषता होती है, अधिगम, अशक्तता, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अतिसक्रियता, व्यतिक्रम, यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपको सभी चीज़ें पूछ रखा है, तो सभी के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। बट हालांकि अगर आपको 2 से 3 चीज़ों के बारे में भी नॉलेज है तो भी आप अपने राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जो है एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपकी जो आगे क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।